हेलो, वेलकम टू मेडिकल बायोलॉजी क्लासेज। मैं सनी मिश्रा आप सभी का यूट्यूब के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी सिलेबस के बारे में। जो जानते हैं सभी बच्चे 12th की किस कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, परंतु ये नहीं जान पाते कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कौन से चैप्टर में किसका अध्ययन करना है। आज हम इस सभी का लेकर आए हैं और इसमें बात करेंगे कि किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। आप जानें कि बायोलॉजी 12th में 5 यूनिट बांटे गए हैं। बायोलॉजी यूनिट कितने यूनिट बांटे गए हैं? 5 यूनिट। और पाँचों यूनिटों में कई 2 से 3 चैप्टरों को रखा गया है। तो आज देखेंगे 5 यूनिट कौन कौन से हैं। तो पहला यूनिट है जनन, रिप्रोडक्शन। पहला यूनिट क्या है? जनन, रिप्रोडक्शन। दूसरा यूनिट है आनुवांशिक और विकास, आनुवांशिकी और विकास दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स तथा इवोल्यूशन। और तीसरा यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। तीसरा यूनिट क्या है? मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चौथा यूनिट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी। चौथा यूनिट क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है। पांचवा जो है आपकी पारिस्थितिकी है। और इन पांचों विषय से, इन पांचों यूनिटों से कौन कौन से पांचों यूनिट में कौन कौन से विषय को रखा गया है, ये हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूनिट है जनन, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टरों को रखा गया है। 1 से लेकर 4 जो चैप्टर हैं सभी को यूनिट 1 यानी जनन में रखा गया। पहला जो है जीवधारियों में जनन। जीवधारियों में जनन यानी जीवों में जनन क्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार उनमें पहले धरती पर जीव उत्पन्न कब हुए, किस प्रकार में अथी होती है, प्रजनन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, जीवन अवधि क्या है। आप जानते हैं कि सभी जीवों की एक जीवन अवधि है, तो उनकी किन जीवों की कितनी जीवन अवधि है, इन बारे में बात करनी है। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं इन दोनों के बारे में हमें मुख्य रूप से जानना है, परंतु लैंगिक जो है इनमें अत्यधिक है। कौन से जीवों में क्या गुण होते हैं, ये सारे चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है? लैंगिक अलैंगिक गुण, जीवन अवधि, प्रजनन। इन सभी को चैप्टर 1 यानी जीवधारियों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। दूसरा बात करते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। आप देखते हैं कि पुष्पीय का जिक्र है तो आप समझ जाएंगे कि पुष्पीय यानी पुष्प। तो हमें इसमें यह जिक्र है कि पुष्प कितने, मतलब पुष्प के जैनिक अंग कौन कौन से, इसमें प्रजनन की क्रिया क्या क्या होती है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक अंग कौन से हैं, उनमें सहायक अंग कौन कौन से हैं, इसमें प्रजनन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इन सभी परागकोश भित्ति क्या है और इनके जैनिक अंग क्या है, फल का निर्माण कैसे होता है, फूल का निर्माण कैसे होता है, फल पकते कैसे हैं, इन सभी बातों को इसमें मुख्य रूप से बताया गया है, जिसे हमें चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स में हमें पढ़ना है। चैप्टर 3 की बात करते हैं मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप समझ गए कि मानव जनन में किसके बारे में पढ़ना है? तो मानव के बारे में कि लैंगिक नर और मादा में जनन अंग कौन कौन से होते हैं, यानी और उनके सहायक। नर और मादा के जैनिक अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें जिक्र है। फिर उसमें सहायक कौन कौन से अंग हैं और उनमें किस क्रिया द्वारा प्रसव क्रिया होती है, इन सभी चीज़ों को उसमें जाना गया है कि कौन कौन से अंग हैं, जनन अंग क्या हैं, उनके कार्य क्या है, गर्भावस्था क्या है, शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है, इन सभी चीज़ों को हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। चौथा है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब जब शिशु की उत्पत्ति होती है तो उनके स्वास्थ्य किस प्रकार सही रहे, आप प्रजनन जो हो किस प्रकार सही तरीके से हो, इन चीज़ों को हमें जनन स्वास्थ्य में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन हेल्थ। इसमें हमें बताया गया है कि मृत्यु दर, जन्म दर, जीवन अवधि, किस प्रकार गर्भावस्था में माताओं को सुरक्षित रखा जाए, इन सभी कार्यों को, लिंगानुपात, बंध्यता, इन सभी चीज़ों को हमें इसमें बताया गया है, ताकि जो माता पिता शिशु को जन्म दे रहे हो वह जो है अपने शिशु की
समय शिशु को जन्म में सहायक मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये सभी, और किस प्रकार उनके शिशु सुरक्षित रह सकते हैं, इन चीज़ों का जिक्र किया गया। अब ये जो थे 4 चैप्टर जो थे जनन यूनिट 1 के थे। दूसरा जो है आपका यूनिट 2 है आनुवंशिकी और विकास। आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, इसमें हमें बात करना है। तो इसमें जो है पहला जो है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। क्या है? वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। इसमें हमें पढ़ना है मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में आप सभी जानते हैं। तो मेंडल के प्रयोग मुख्यतः इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। इसमें हम बात करेंगे कि मेंडल जो है उनमें किस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोग मटर में किए और किन किन वैज्ञानिकों ने उनके इस प्रयोग को सराहा और किसने इनमें कुछ दोष लगाए। और इसमें हमें वंशागति के नियम, लिंग अनुपात, मानव आनुवंशिकता, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर दूसरा आ गया वंशागति का आणविक सिद्धांत। वंशागति का आणविक सिद्धांत, इसमें हमें पढ़ना है मोलेकुलस और बेसिक ट्रांसलेशन। इसमें हमें पढ़ना है डीएनए और आरएनए के बारे में। आप जानते हैं आनुवंशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर अंगुली छाप क्या है, इन सभी के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि सभी जीव के शरीर में डीएनए और आरएनए पाई जाती हैं, और यह डीएनए और आरएनए किस प्रकार कार्य करती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनकी किस चीज़ में आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों को हमें इन चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं विकास, इवोल्यूशन। विकास में हमें बात करनी है कि जीवों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार जीव वंशागत विकास करते हैं, और उनमें किन के बारे में कौन सी धारणा प्रस्तुत की गई है, इन सभी चीज़ों को हमें विकास में पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 भी हो गया। तीसरा यूनिट की बात करते हैं मानव कल्याण में जीव विज्ञान। कौन से है? मानव कल्याण में विकास में पढ़ना है कि सौर परिवार के बारे में पढ़ना है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका विकास कैसे हुआ। सौरमंडल के बारे में हमें मुख्य रूप से इस विकास चैप्टर में पढ़ना है। चलिए तीसरा यूनिट में चलते हैं। तीसरा यूनिट का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। क्या है? मानव कल्याण में जीव विज्ञान, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें पढ़ना है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। आप मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर को समझते ही आप समझ गए कि इसमें मानव से जुड़ी हुई रोगों और उसके उपचार के बारे में बात की गई। हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार सही रहे, किस प्रकार रोग जो हैं हमसे दूर रहें, रोग क्या हैं, रोग के प्रकार क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनके उपचार क्या हैं, एंटीबायोटिक व एंटीजोन, ये सब क्या है हमें पढ़ना। चेचक हो गए, डिप्थीरिया हो गए, हैजा हो गए, इन सभी तरह की बीमारियों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि यह बीमारी किस प्रकार फैलती है और इस बीमारी में लोग का शरीर किस प्रकार परिवर्तित होता है और इसके उपचार कैसे किए जाएं, यह जो है चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति। क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्टैंडर्डाइज फॉर इन्वायरमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें हमें बात करनी है पशुपालन के बारे में। इसमें बात क्या करनी है? पशुपालन। आप जानते हैं कि पशुपालन से हमारे लिए बहुत ही प्रयुक्त साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे दूध हो गए, इन सभी चीज़ों से डेयरी के सभी जितने भी मिठाइयाँ बनती हैं, चाहे दूध से बहुत से जानते हैं चीज़ें बनती हैं। तो पशुपालन के बारे में पढ़ना है कि पशुपालन क्या होते हैं, पशुपालन के लाभ क्या हैं, जंतु प्रजनन किस प्रकार होती है, पशुओं में रोग कौन से। आप जानते हैं कि बहुत से सुनते होंगे मुर्गियों में बीमारी हो जाती है, तो वह किस प्रकार होती है, उसके उपचार क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मछली पालन क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है और मुर्गी पालन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इनके लाभ क्या हैं। अगर हम मछली पालन करते हैं तो इनसे क्या लाभ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और मुर्गी पालन, मछली पालन, इन सभी मतलब हम
सीधी बात है कि पशुपालन के बारे में पढ़ना, जितने सारे पशु होते हैं उन सभी पशुओं के बारे में पढ़ना है कि उसे पाला किस प्रकार जाए, उसको रोग से दूर किस प्रकार किया जाए और उससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। अगला है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, छोटे से जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव का आर्थिक महत्व। सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए किस प्रकार लाभप्रद हैं, यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा हमें कौन कौन सी सहायता मिलती है, इसके उपयोग क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। फिर बात करने हैं यमुना परियोजना, फिर गंगा परियोजना। यमुना परियोजना जानते हैं कि यानी यमुना को और गंगा को साफ और सुरक्षित रखने के लिए परियोजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उसके जो पानी हो शुद्ध रहे, और कौन कौन सी और इसमें किस प्रकार प्रदूषण हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए ये हो गया। अब चौथा यूनिट चलते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 जो है जैव प्रौद्योगिकी है। यूनिट 4 क्या है? जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें हमें पढ़ना है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या पढ़ना है? कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें हमें जानना है कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या, जैव प्रौद्योगिकी है क्या, प्रथम कृत्रिम परियोजना क्या है, प्रथम क्या है कृत्रिम परियोजना, डीएनए क्या है, जीन का निर्माण कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि जीन भी हमारे शरीर में होते हैं, तो जीन का निर्माण किस प्रकार होता है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मुख्य रूप से। उसके बाद बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। हमने ऊपर वाले में पढ़ा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार होता है इस चीज़ों में बात करते हैं। तो इसका उपयोग कृषि आधारित उद्योगों में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का। चिकित्सक में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, यानी कृषि में, चिकित्सक में, इन सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। यानी चिकित्सा में डॉक्टरी की पढ़ाई यानी डॉक्टर से जुड़ी हुई दवा या और उपयोग में इसका उपयोग होता है, खेती के उपयोग के लिए इसका उपयोग होता है। तो आप समझ गए हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप से किस में उपयोग होता है, तो खेती में और चिकित्सक में। तो हमें वही चीज़ इसमें पढ़नी है चैप्टर 2 में, यानी जैव प्रौद्योगिकी। पांचवा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में बात करेंगे कि जीव और समष्टियाँ, जीव और समष्टियाँ क्या है। तो जीव और समष्टियाँ में क्या है, जीव और उसका पर्यावरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि जीव और जीव का पर्यावरण, जीव और जीव का पर्यावरण किस प्रकार होता है, यानी किस पर्यावरण में जीव जीवित रह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी जीव सभी पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकते। हर एक जीव का एक अपना निश्चित पर्यावरण होता है, यानी अपनी एक मरुस्थल होती है, अपना जल जीवन होता है, वायु होती है। कोई जीव पानी में जीवित रहते हैं, कोई थल में रहते हैं, तो कोई वायु में रहते हैं। तो हर एक जीव किस पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, इनमें हमें पढ़ना है। फिर उनका संगठन स्तर क्या है, अजैविक कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। फिर आ जाती है पारितंत्र। पारितंत्र में हमें पढ़ना है कि जैविक घटक और उत्पादक क्या है। पारितंत्र में क्या है कि जैविक घटक और उत्पादक क्या हैं, अपघटन क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि जैविक, अपघटक, उत्पादक ये सभी क्या हैं, किसमें पढ़ना है, पारितंत्र में। फिर अगला आता है कि जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें हमें पढ़ना है कि वन का संरक्षण। आप सभी जानते हैं कि वन जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हैं। वन के द्वारा हम शुद्ध हवा प्राप्त करते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, फल होते हैं और वायु को प्रदूषित होने से पौधे बचाते हैं। तो वन का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, वन में कौन कौन से प्रमुख जंतुएं रहती हैं, जैव विविधता के लाभ क्या हैं, राष्ट्रीय वन संरक्षण, आप जानते हैं राष्ट्रीय वन संरक्षण क्या है, संस्थाएं और इनकी सहायता के लिए, यानी वन जीवों और पेड़ पौधों की सहायता के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और कौन कौन से संस्थाएं जो हैं इस पर काम करती हैं। आप जानते हैं कि बहुत से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उन विलुप्त होते और रेड डाटा बुक में उसका जिक्र किया गया है। और बहुत से सरकार की परियोजनाएं हैं ताकि पेड़ पौधे जो है
अधिक मात्रा में काटी ना जा सके, जंतुओं को मारा ना जा सके, और बहुत से जीवों को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत से राष्ट्रीय उद्यान ये सब बनाए गए हैं ताकि वह सही जगह पर सही उपचार और भोजन के साथ जीवित रह सके। फिर अगला है कि पर्यावरण के मुद्दे, इसमें हमें बात करना है प्रदूषण। पर्यावरण में आप जानते हैं कि पर्यावरण में प्रमुख समस्या क्या है, तो पर्यावरण का प्रमुख समस्या आपका होता है प्रदूषण। प्रदूषण जो है पर्यावरण को बहुत क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले जीव अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाते हैं। और इसमें बहुत से प्रदूषण आ जाते हैं, वायु प्रदूषण हो गए, ध्वनि प्रदूषण हो गए, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, जल प्रदूषण हो गया। ये सारी प्रदूषण हैं जो हमारे पर्यावरण को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, और पर्यावरण के द्वारा जो जीव हमारे पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, यानी हम लोग या छोटे जीव, ये सभी जो हैं इसके क्रियाओं के द्वारा विलुप्त होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, वायु पर, और यह किस प्रकार होती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके रोकथाम क्या हैं, यानी जल प्रदूषण कैसे होती है, वायु प्रदूषण कैसे होती है, इन सभी क्या हैं, इसके रोकथाम क्या हैं, और इनको किन क्रियाओं के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है, इन्हें हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर हमारे बायोलॉजी 12th में 16 चैप्टर हैं, जिनको हमें कितने यूनिट में बांटा, 5 यूनिट में। अब बात करेंगे कि पांचों यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो याद रखेंगे यूनिट 1 जनन क्रिया से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं, 6 नंबर के, यानी जनन क्रिया से कितने नंबर के प्रश्न, तो 6 नंबर के। यूनिट 2 है आनुवांशिकी और विकास, यूनिट 2 आनुवांशिकी और विकास से 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, आनुवांशिकी और विकास से कितने नंबर के, 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। तीसरा है यूनिट 3 मानव कल्याण में जीव विज्ञान। तीसरा क्या है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो इससे भी 18 नंबर के प्रश्न आते हैं। चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बताए थे कि कितने यूनिट में बांटा गया है, चौथा यूनिट में कितने विषय हैं, तो इन सभी से कितने नंबर के आते हैं, 18 नंबर से आते हैं। फिर यूनिट 5 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से कितने प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के। कुल मिलाकर हमारे कितने प्रश्न के एग्जाम होते हैं, तो 70 नंबर के एग्जाम होते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो हम जाने कि 70 नंबर के प्रश्न कहाँ से आते हैं। इन सभी को आप लिख लेंगे नोटबुक में, ताकि आप सिलेबस के द्वारा अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर से आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।